अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ जो कराची के मामलात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी असम्बली की, जहां गुज़िश्ता हफ्ते जब बजट इजलास जारी था उस दौरान शदीद तरीन हंगामा आराई हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ये तमाम हंगामा हुआ और सिर्फ हाथापाई ही नहीं हुई, बहुत बुरी तरह से गालम गलोच भी हुई। उसमें बजट दस्तावेज़ जो थी उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे को उनकी तरफ उछाला गया, मारने की कोशिश की गई। और ये किसी एक तरफ से नहीं था, इसमें हुकूमती अरकान भी शामिल थे, अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे और दोनों जानिब से भरपूर अंदाज में ये जो तमाम मामला था वो रखा गया। ज़ाहिरी बात है एक अफसोसनाक और शर्मनाक अमल भी है, चूँकि ये वो अफराद कर रहे थे जिनको कौम मुंतखब करके आगे असम्बलियों में भेजती है और उसका मकसद ये होता है कि ये वहाँ जाके कानून साजी करें। और अगर यही इस तरह का तर्ज़ अमल अपनाएंगे तो इस पर अफसोस के अलावा क्या किया जा सकता है। इस मामले पे जो प्रोग्राम का पहला मरहला है, पहला जो हाफ़ है, उसमें हम बात करेंगे इससे और इससे जुड़े कुछ दीगर मामलात में। मेरा साथ देने के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मीर इकराम हुसैन साहब, हमेशा की तरह हमारे पैनल का बाकायदा हिस्सा होते हैं, और साथ ही स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मुश्तबा साहब, वो भी सिग्नेचर टॉक का बाकायदा हिस्सा होते हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों हजरात का। और मीर साहब, ये जो पूरा मामला हुआ असम्बली में यकीनन अफसोसनाक है, शर्मनाक है। अमूमन हम देखते हैं, ठीक है, शोर शराबा होता है और हुलड़बाजी भी होती है, अपनी तकरीर में आवाज़ ऊंची भी होती है, दूसरों को तकरीर से रोका भी जाता है उनके ऊपर हूटिंग करके, और ये दुनिया की कई असम्बलियों में होता है। लेकिन जो इस दफ़ा हमने देखा, गालम गलोच तक और वाज़ेह गालियाँ, और फिर चूँकि कई जगहों पे दिखाई जा रही थी कार्रवाई कुछ चैनल्स के ऊपर और वो तमाम बराह रास्त नशर भी हुआ तो और हमले किए गए उसके बाद, तो इस मामले को आप कैसे देखेंगे पूरे को? बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता है, और देखना यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में किस मौजू पर और किस वजह से होता है। हमारी जो वजह हमेशा रहती है वो कुछ खाने पीने का मामला है तो हम लड़ पड़ते हैं। ये एक बुनियादी वजह हमेशा से देखने में आई, ख़ास तौर पे जब भी बजट पेश किया जाता हो, पाकिस्तान की किसी जमात की गवर्नमेंट है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, बजट के वक्त यह हंगामा आ रही होती है। हर आपको साल नज़र आएगा कि बजट आने का टाइम है, लेकिन इस दफ़ा जो ख़ास तौर पे जो बुनियादी तौर पर एक मखसूस इस बजट के आने से पहले एक हंगामा शुरू हुआ, जहांगीर तरीन साहब का नाम सामने आया और एक इंक्वायरी शुरू हुई। अब एक ग्रुप पूरा बैठा और उन्होंने इस बजट के बारे में बाकायदा ऐलान किया। तो एक खदशा या वो जिसको कहते हैं ना, ये भी मुमकिन है, क्योंकि ये लोग जो इस वक्त हंगामा आराई कर रहे हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस किस्म का असम्बली में हंगामा हुआ हो करप्शन के खिलाफ, इस किस्म का हंगामा हुआ हो कोई जो इस वक्त स्मगलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ हंगामा। बलूचिस्तान में हंगामा हुआ, कभी आपने देखा कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग के खिलाफ जो ईरानी तेल या मुख्तलिफ तेल लाकर मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में बेचा जाता है। अच्छा, वो लोग जो इस वक्त मैं ओपनली कहता हूँ कि तरीन ग्रुप में वो शामिल नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग, अब वही लोग जो है वो आपकी पंजाबी असम्बली में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, और कभी आपने उनको इस मौजू पर हंगामा करते नहीं देखा होगा। इस दफ़ा बजट के मौके पे हंगामा आ रही, इसके पसे पर्दा मामलात ज़ाती मफादात हैं और उसी बुनियाद पर इन्होंने लड़ना है, चाहे वो इधर की पार्टी है या इधर की पार्टी है। आप आपस में वो बांटने की लड़ाई है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट्स पर बात हो रही है कि डायरेक्ट पैसा प्रोजेक्ट्स पर लगेगा, आप निशानदेही कर दें कि ये प्रोजेक्ट्स पेंडिंग था, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट का पेंडिंग था, हम उसको बजट एलोकेट करके उधर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाते हैं। उस पर इन्हीं नुमाइंदगान को तकलीफ है क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगानी है उस बजट में से कमीशन लेके। तो दरअसल ये हंगामे की दरपर्दा जो तकलीफ है वो मुझे ज़ाती तौर पे, जो मेरी अपनी एक राय है और मैंने देखा भी है कि वो शख्स जो जाली तेल बेच रहा है, और वो नून लीग में भी था, वो पीटीआई में भी है, वो पीपल्स पार्टी में भी रहा है, वो शख्स आज जनाबे वाला उसके 12 पेट्रोल पंप तो लग गए हैं हाईवे के ऊपर, लेकिन उसके हल्के के गटर के ढक्कन आज भी नहीं लगे हैं। वो आज गलियों में जाके तस्वीरें खिंचवा रहा है, एक गटर का ढक्कन लगवाकर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है अपने हल्के वालों पर। लेकिन आज जब बजट का वक्त आया तो उधर वो हंगामा आ रही ऐसी शुरू हुई है।
ना मालूम उन्होंने अपने हल्के में क्या काम करवा दिया है। तो सारी मफादात की जंग है। इनको खामोशी से ये सोचना चाहिए कि ये पैसा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम ने टैक्स दिया है और ये उनके हल्के में या उनके मुल्क में या उनके रस्ते में लगेगा, स्कूलों पे लगेगा, कॉलेजेस पर लगेगा। तो प्रोजेक्ट्स बनने दें, ना कि अपने जाती फंड्स के लिए लड़ाई दे। तो अहमद शाहीन साहब, ये जाती फंड्स की लड़ाई और उस वजह से हम इसी हवाले से सैयद मुस्तफ़ा साहब आपको भी गुफ्तगू में शरीक करना चाहूँगा। आपके ख्याल में ये जो पूरा मामला और फिर इतनी हाइप क्रिएट हुई और मुसलसल जब अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की तकरीर उसको मुकम्मल भी नहीं करने दिया गया और उस दौरान ये तमाम मामला होता रहा और दोनों तरफ के जो लोग थे वो वाज़ेह हैं इसमें, तो आप इसको क्या कोई ज़ाती मामला समझते हैं, पॉलिसी के तहत किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया और ये ख़ास तौर पे जो बजट सेशन के दौरान? इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, दो अफसोसनाक खबरें हैं जिन पे मैं थोड़ा सा इज़हार अफसोस भी करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। सेनेटर उस्मान काकड़ पख्तून अवाम मिली अवामी पार्टी से ताल्लुक़ है। उनका गुज़श्ता रोज़ वो जो है अपनी सीढ़ियों से गिर पड़े थे चंद रोज़ पहले और जिसके नतीजे में वो वेंटिलेटर पे थे, उनका इंतकाल हो गया हुआ है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सगीर चुगताई साहब, जिनकी गाड़ी 11 जून को दरियाए जेहलम में गिर गई थी, उनकी भी डेड बॉडीज अपने ड्राइवर और अपने पीआरओ समेत जो है वो दरियाए जेहलम से मिल गई है। ये दोनों अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान की सियासत में और मैं इस पर इज़हार अफसोस करना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ ही इनके बारे में दोनों तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये मशकूक हालात में अमवात हुई हैं और ये बज़ाहिर हादसात नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत इनके पीछे जो है कुछ कुव्वतों के हाथ हैं जिनमें ये कत्ल का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। दोनों तरफ से लवाक़ीन जो है वो उनकी तरफ से मुतालबा है कि इनकी तहकीकात कराई जाए। बहरहाल इस तरह की अमवात जो कि बज़ाहिर हादसाती नजर आए, उनकी तहकीकात का नतीजा कभी निकला नहीं है। हम दुआ कर सकते हैं कि दोनों हजरात के सगीरा और कबीरा गुनाह जो है अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, उनके बुलंद फरमाए और उनके लवाक़ीन को जो है उनके अहले खाना को सब्र की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की जानिब। देखें, मैं मीर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि ये मामला जो इसका कोई भी जवाब बनता है, चाहे वो करप्शन के खिलाफ हो। क्या इसका मतलब क्या है कि इस तरह की हंगामा आराई और इस तरह की जबान दराजी और इस तरह की गालम गलोच जो है क्या करप्शन के खिलाफ या स्मगलिंग के खिलाफ हो तो वो जायज़ होगी? ऐसा नहीं है। ये किसी भी तौर पे की जाए, चाहे ये बजट के खिलाफ की जाए, चाहे ये किसी स्मगलिंग के खिलाफ की जाए, चाहे करप्शन के खिलाफ की जाए, इस जबान का इस्तेमाल कौमी असम्बली में जो है वो हर लिहाज से काबिल मजम्मत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी ABC जमात की जानिब से हो। ये हर लिहाज से काबिल मजम्मत हो, चाहे किसी भी इशू के ऊपर। नंबर 2, ये जाती मफादात का मामला सिर्फ नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे वसी तर अहदाफ हैं। आप बात करेंगे तो मैं उन अहदाफ की निशानदही भी कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे अहदाफ होते हैं जब इस तरह की हंगामा आराई की जाती है। ये प्री प्लान्ड हंगामा आराई थी जो कि की गई, हर बजट में की जाती है, लेकिन इस मर्तबा इसके अहदाफ जो है वो ज़्यादा वसीतर थे, ज़्यादा मकासिद थे। और हम आगे जब इस प्रोग्राम में गुफ्तगू आप बढ़ाएंगे तो उस पर जब बात करेंगे तो उस पर देखेंगे कि वो कौन से अहदाफ हैं जो इस किस्म की हंगामा आराई से हासिल किए जा सकते हैं और वो कौन से मकासद हैं जिनको हासिल किए जा सकते हैं, किस पार्टी को फ़ायदा हुआ है, किस पार्टी को इस हंगामा आराई से नुकसान हुआ है, कौमी सियासत को इसका क्या नुकसान पहुंचा है। ये सारी चीज़ें आप आगे प्रोग्राम में चलेंगे तो आपको से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म के अहदाफ थे जो कि हासिल किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़ाती मफादात का मसला नहीं है और ये बजट में जो है जो कुछ भी किया गया बजट इजलास में वो तो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। बजट पे तो कोई बात हो ही नहीं। बजट की जो खामियां हैं, बजट में जो खतरात थे अवाम के लिए, उनकी निशानदही करने का मौका जो है वो कौमी असम्बली में मिस कर दिया गया है और अब सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो इसी जानिब है, सारा का सारा फोकस तो जो इसी जानिब है कि बजट सेशन में ये गालम गलोच हुई और ये पंजाब का कल्चर है, यकीनन सैयद मुस्तफ़ा साहब इसके मुख्तलिफ पहलुओं को भी देखेंगे। लेकिन जिस तरह से ये वाक़या पेश आया मीर इकराम साहब, चलें जो भी उसकी रीज़न हो, लेकिन बहरहाल जो स्पीकर होता है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो जो ऑर्डर ऑफ द हाउस है उसको मेंटेन रखना और उन्होंने चूँकि कार्रवाई चलानी होती है
और लेकिन यहाँ पे तो स्पीकर बिल्कुल बेबस नज़र आए, बार बार वो कोशिश बज़ाहिर करते रहे, लेकिन ना उनके अपने लोग उनकी बात सुन रहे थे और अपोजिशन ने तो यकीनी तौर पे जो उसका रवैया रहा है। तो क्या स्पीकर की भी आप कमज़ोरी समझते हैं इसमें, और कुछ उनकी जानिबदारी भी लगती है जिसकी वजह से वो इस सूरत हाल को, चाहे जिस वजह से भी हो रही थी, लेकिन कम से कम अपने जो अरकान हैं उनके ऊपर तो बस चला के अगर उनको वो पीछे करवा लेते तो यहाँ तक बात ना पहुँचती, और जो गालम गलोच जिस तरह की हमने देखी, जिस तरह के फ़िक्रे कसे गए। स्पीकर बेबस था, स्पीकर की जानिबदारी नहीं, बेबस। जब जिस तरह के लोग आप असम्बली में लेकर आए हैं, जब आपने टारगेट दिया कि हमको जो है किसी भी सूरत में वो अरकान चाहिए कि जो अपने इलाकों से जीतते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उस सूरत में उन लोगों को भी पकड़ के लेके आए जो आज से 15 साल पहले या 10-15 साल पहले सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाला आज 8 अरब से ज्यादा का मालिक बने बैठा है। तो वो असम्बली में जाकर वो वही जुबान बोलेगा जिस तरह वो सब्जी मंडी में बोलता था, क्योंकि उसने सीखा ये है, ठीक है। मैं ऐसे जो आपके एमपीज हैं उनको जानता हूं, और इसी तरह नून लीग में भी हुआ, इसी तरह पीटीआई में भी हुआ कि वो लोग जिनकी ट्रेनिंग बिल्कुल लिटरली सब्जी मंडी में वो बंदा अगर रेडी लगाता था, उसके पास विद इन 10 to 15 ईयर्स 8 अरब से ज्यादा किधर से आए, इसका सवाल करें। वो इसी तरह कि आप चंद दिन आप सियासत में आए हैं, उसके बाद आपने ठेके लिए हैं, उनसे फंड्स कमाए हैं, उसके बाद आप एमपी बन गए, और इसी तरह से आपने 2 नंबर काम किए हैं और उससे कमीशन लिया है। तो आप असम्बली में आने के बाद अगर ये कहें कि बहुत पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करेंगे, आप जो कुछ असम्बली के अरकान हैं चंद एक, उनमें अच्छे भी हैं, उनमें बहुत अच्छे हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, इस किस्म की जुबान आपको पीपल्स पार्टी में भी अच्छे अरकान मौजूद हैं, नून लीग में बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग मौजूद हैं, पीटीआई में बदकिस्मती से जो इस वक्त पकड़ कर जिसको कहते हैं इलेक्शन में जीते हुए लोगों को कि भाई इन्होंने जीत जाना, इनके पास अंधा पैसा है, उनको लाकर बिठा दिया है, तो वो उन्होंने वही जुबान इस्तेमाल की। उसमें स्पीकर साहब कुछ नहीं कर सकते, स्पीकर को पता है। मीर साहब कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपने कहा कि पुराने अरकान हैं और पकड़ के जो लाए गए हैं, लेकिन एक जो बहुत हमने इस दफ़ा देखा और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, ठीक है पुराना सियासी कल्चर एक था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकीनी तौर पे कुछ नौजवानों को भी इलेक्ट करवाया, और उसमें वो नौजवान आए भी जो पहली दफ़ा भी असम्बली में पहुँचे, लेकिन वो भी उनमें से एक बहुत मशहूर वज़ीर भी हैं, वो सीट पर खड़े होकर बजट की कॉपियाँ बाकायदा तौर पर फेंक रहे थे। जोश है, होश नहीं है। नहीं, लेकिन देखें ना कि अगर नौजवान नस्ल में भी यही कल्चर आ रहा है तो फिर आगे इसका मतलब है अगली जो 15-20 साल की सियासत है वो इसी हुल्लड़बाजी की नजर है। इनकी ना मैं समझता हूं कि बाकायदा तौर पे एक सेशन होना चाहिए। इंग्लैंड में आप कोई जॉब करना चाहें, आपको पूरा बताते हैं फायर एग्जिट किधर है, यहाँ पे क्या एक निज़ाम चलना है, पूरी उनकी 10 इनको तो कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग वेल बिफोर टाइम, बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म टू बी ए कैंडिडेट टू क्वालिफाई। कि आपने क्वालिफाई होना चाहते हैं कि एज ए प्रेजेंटर के लिए, तो आपको कम से कम पता तो हो कि आपने रुख किस तरफ करना है, किस तरह अपनी गर्दन को रखना है। इसी तरह अगर आप एक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबर बनने जा रहे हैं, उसके एक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको क्या पार्लिमानी जुबान बोलनी आती है। और अच्छा चले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं पता, तो आपकी बात सही है कि वो नौजवानों को भी दिया, लेकिन नौजवान ठीक है, उनमें पाकिस्तान से मोहब्बत पे कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तानी होने पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको जो जॉब दी जा रही है, आपको पता है आपने असम्बली में जाके करना क्या है, शोर शराबा करना है या एक दूसरे को गालियां देनी है। एक्चुअली धरने और जो जलसे जुलूसों की या थाने की सियासत को ही आप मुल्क की सियासत ना बनाएं। हमारी बदकिस्मती ये रही है, जो मैं बड़ी एक मोटी सी मिसाल देता हूं, आपने वो गैर कानूनी काम देखे, गैर कानूनी बिजनेसेस हैं जो स्कीम्स निकाली जाती हैं, ये पाकिस्तानी जमहूरियत, इस वक्त तो पाकिस्तान में जमहूरियत है कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करें और अपने आगे 2 बंदों को और इन्वेस्टमेंट करवाएं तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। वो पिरामिड स्कीम्स, ठीक है। बदकिस्मती से आपको, आप जिसको जमहूरियत का नाम दे रहे हैं और कहते हैं हमने बहुत वोट ले लिए, वो इसी तरह की जमहूरियत है कि नंबरदार है जी, नंबरदार नू फाड़ लो जी, डीएसपी नू फाड़ लो, और वो आगे से आपके लिए वर्किंग करते हैं। तो वो आपका एक पिरामिड स्कीम है। एक एमएनए या एक एमपीए के अपना नेटवर्क काम कर रहा होता है कि जिसके तहत वो अपनी एमएनए या एमपीएस की सीट हर साल जीतता है, उसके बंधे हुए वोट है। नतीजतन आप इसको डेमोक्रेसी का नाम दे रहे हैं, जबकि ये जमहूरियत नहीं है। वडेरे की अपना एक नेटवर्क है, अपने गांव है, नंबरदार हाथ में है, उस इलाके का पटवारी हाथ में है, उस सारे वो हाथ में लिए हुए हैं। दरअसल मैं समझता हूं कि जहां आप बैलेट बॉक्सेस रखते हैं ना,
कि ये पीटीआई का है, ये नून लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये एमक्यूएम का है, एक बॉक्स खाली भी रखें कि जिसके ऊपर लिखा हो कि इन सबसे नाउम्मीद लोगों का वोट, तो आप देखना वो बॉक्सेस भरे हुए होंगे कि जिन लोगों ने जो नताइज निकाले, जो इनके कारनामे अब असेंबली में नजर आ रहे हैं। फिर तो एक और पार्टी है जो इसको बुनियाद बना के आ जाएगी। बहरहाल कुछ सैयद मुस्तफा साहब से भी, मुस्तफा साहब, जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है, अफसोसनाक वाक़या होता है यकीनी तौर पे, अगर सियासतदानों की जानिब से और जो नुमाइंदगान हैं असम्बलियों में उनकी जानिब से हो कोई भी ऐसा वाक़या जिससे उनके जो इदारा है उसके ऊपर हर्फ आता हो, तो बाज़-औक़ात, और हम ये पिछले कुछ अर्से से तवातुर से देख रहे हैं, कुछ बाज़गश्त सुनाई देती है, तीसरी कुव्वत कह लें उसको, या सदारती निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की जाती है कि ये उसके लिए राह हमवार की जा रही है। तो आपके ख़्याल में कैसा है? और ये जो अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो पहले ही बहुत वाज़िया खलीज है, बहुत गहरी दरारें हैं, उनमें मज़ीद इजाफा होता है, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? और आगे खुदा न खास्ता क्या जो पूरा निज़ाम है उसकी भी साथ तो नहीं लपेटी जाएगी? देखिए, तीसरी कुव्वत जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अगर लेना हो तो उसके उन्होंने अगर इक़्तिदार संभालना हो या तख्ता उलटना हो तो उसके लिए सिर्फ ये असेंबली की जो बदनज़मी है ये कोई जवाज़ नहीं है। उसके अलावा वो तो अगर आप गुज़िश्ता 3 साल का पूरा दौर उठा के देख लें तो जवाज़ ही जवाज़ भरे हुए हैं। किसी भी जवाज़ को उठाएं और इक़्तिदार संभाल लें। सवाल ये नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जो के हदफ क्या है हुकूमतों का, जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है और जो इनको लाने वाले हैं उनके अहदाफ क्या है। अहदाफ ये है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जा सके। अब देखें इस पे क्या हदफ पूरा हुआ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि बजट के ऊपर कोई बहस नहीं हो सकी। बजट के ऊपर जो बात थी, जो उसकी कमजोरियां थी, जो उसकी खामियां थी, जो आस्ता आस्ता करके सामने आ रही हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात यह कि पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर से लोगों का एतमाद उठा, सदारती निज़ाम के लिए आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। आप देख लें कि सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम तो फेल हो गया हुआ है। इस वक्त अपोजिशन पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो लंगड़ी लूड़ी जैसी भी जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के हक में है, जबकि हुकूमत जो है वो इस पार्लिमानी निज़ाम के हक में नहीं है। शुरू से ही फैसल वावडा और उन जैसे लोग जो थे उन्होंने सदारती निज़ाम की बात इस 2018 में हुकूमत के आगाज से ही शुरू कर दी थी। तो इस हिसाब से कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है उसको भी नुकसान पहुंचे। तीसरी चीज जो कि सबसे अहम है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये आई नहीं है, लाई गई है, इसलिए ये तासुर कौम में पैदा करना जो कि हर से जमहूरी दौर के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 90 साल में शुरू हो जाता है कि सियासतदान किसी काम के नहीं है, सियासतदान कोई काम नहीं कर सकते। और वो इसी किस्म के रवैयों और इसी किस्म की जो है जो होती हैं हंगामा आराई, उससे ये तासुर मिलता है कि सियासतदान इस मुल्क के लिए जो है वो अच्छे नहीं है और उनकी जगह कोई और ताकतें हैं, कोई और निज़ाम है, कोई और लोग हैं, कोई और मखलूक है जो इस मुल्क का निज़ाम संभालेगी। सियासतदान इस मुल्क का निज़ाम नहीं संभाल सकते। तो मेरे ख्याल में कि ये अहदाफ जिस सियासी जमात के भी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हो या पीटीआई को, वो सियासी अहदाफ हासिल किए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव अचीव किए गए हैं। सैयद मुस्तफा साहब, खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ये हम लोग इस बात को करते हैं और वो तो सामने की ही बात है कि मुख्तलिफ दीगर जमातों के लोग भी हैं जो हर इलेक्शन से पहले देखते हैं कि किस जमात का पलड़ा भारी है, उसके साथ शामिल हो जाते हैं और फिर वो हुकूमत में आ जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी यकीनन ऐसे अफराद मौजूद हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि वो पूरी उस बसात को ही लपेटने की, अगर ये कोई साजिश है या इसके पीछे कोई प्लानिंग है, उसका हिस्सा बने? क्योंकि हमने देखा तकरीबन पूरी तहरीक इंसाफ उस दौरान, अपोजिशन तो चले ठीक, अपोजिशन भी अपनी जगह पर मौजूद थी और अक्सर अपोजिशन की तरफ से ही हंगामा आराई का आगाज़ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि बात ना करने दी जाए। लेकिन हुकूमत अगर खुद अपने क्या ये पाँव पे कुल्हाड़ा मारने की कोशिश कर रही है, उनके रवैये की समझ नहीं आ रही। देखिए, एक तो जिस टोले की आपने बात की है, जो टोला मुस्लिम लीग नून में भी चला जाता है, पीपल्स पार्टी में भी चला जाता है, पीटीआई में भी चला गया है। इससे पहले वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी वो टोला रहा है, उसके साथ पहले जनरल जियाउल हक के साथ भी वो टोला रहा है। लेकिन उस टोले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जमहूरी हुकूमत हो या मार्शल लॉ हो, वो टोला हमेशा मुफाद हासिल करता रहता है, फायदा हासिल करता रहता है। अब जब देखें कि अगर कोई फौजी हुकूमत आ जाती है, अगर मार्शल लॉ आ जाती है, तो उनसे हुकूमत नहीं चलती, उनको इन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग फ्रंट लाइन पे आते हैं अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के, वो इसी टोले के लोग हैं। फवाद चौधरी हो, शेख रशीद
आप बता लें कि कौन सी मार्शल हुकूमत में का शेख रशीद हिस्सा नहीं रहे और कौन सी जमहूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। तो ये वही टोला है, इनको जमहूरियत से मार्शल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत को क्या फायदा हासिल होगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हुकूमत काम करने के लिए नहीं आई, ये हुकूमत जवाज कायम करने के लिए आई है। 3 साल में इसने मुख्तलिफ जवाज कायम किए हैं, जवाज प्लेटफॉर्म मुहैया किया है एक असल कुव्वतों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि देखें हम कुछ नहीं कर सकते, सियासतदान कुछ नहीं कर सकते। शुरू से इनका ये मोटो रहा है, शुरू से उनका ये ऑब्जेक्टिव रहा है। कभी भी हमेशा ये, आप देख लें इनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, ये सियासतदानों को मोरद इल्जाम ठहराते हैं हर चीज में। है सियासतदान जिम्मेदार? बिल्कुल, ये जो कुछ भी असेंबली में हुआ ये सियासतदानों के ही करतूत है। लेकिन ये सिर्फ सियासतदानों के करतूत नहीं है, ये जजों, जर्नैलों और सबके करतूतों का जो है मुरब्बा है। तो अगर आप सिर्फ चेरी पिकिंग करें और सिर्फ सियासतदानों को मुर्द इल्जाम नहीं, बहरहाल मुश्तबा साहब वो टीवी पे आके गालम गलोच तो नहीं करते और पूरी कौम उसको नहीं सुनती। हमें ब्रेक पे जाना है, कुछ इसको वाइंड अप करेंगे ताकि अपने अगले मौजू की तरफ जाएं। ब्रेक के बाद मीर इकराम साहब, हमने देखा 7 अरकान को इसके बाद मुअत्तल भी किया गया और अगले दिन फिर बहाल भी कर दिया गया। बहरहाल एक तनबीह भी काफ़ी होती है, लेकिन क्या सियासी जमातों में कोई ऐसा कल्चर हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि ख़ुद कोई तरबियती निज़ाम, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि कोई तो प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इनको करवाया जाए? तो आप सियासी जमातों को इस काबिल समझते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, कि वो खुद से कोई इस तरह तरबियत, या जो सीनियर अरकान है कम अज़ कम वो जो सियासी जमातों ने तरबियत हासिल की, जिस तरह उन्होंने कहा कि तीसरी ताकत, तीसरी कोई मखलूक, भाई एक जर्नल ने बनाई नून लीग और एक जर्नल ने बनाई काफ लीग, ठीक है। जो तीसरी ताकत, इनकी तरबियतें जो है ना वो अक्खड़ मिजाज की शुरू से हैं। ये जिस तरह की तरबियत लेके असम्बलियों में आए, जिन लोगों के साथ इन्होंने यारियां लगाई और उसके बाद उनसे फेवर लेने के लिए, तो भाई मेरे पहले नंबर पे जब आप, मेरा हमेशा से एक ही पॉइंट रहा है, हमारे पाकिस्तान में नुमाइंदगी सही नहीं है, अवामी नुमाइंदगी बिल्कुल सही नहीं है, कि जब तक रियल रिप्रेजेंटेशन आपकी असम्बलियों तक नहीं पहुंचेगी, एक मजदूर की, एक गरीब आदमी की, पाकिस्तान का, ये इमरान खान को अगर आप कहें रियल, ये दूसरों से बेहतर तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि बिल्कुल रियल रिप्रेजेंटेशन है, भाई कितने कप्तान या कितने लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, या कितने लोग हैं? तो रियल रिप्रेजेंटेशन लानी है तो पाकिस्तान के अंदर से लेकर आए, उन्हीं लोगों को जो सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं वो असम्बलियों में जाएं, लेकिन अच्छे तालीम याफ्ता। क्राइटेरिया, यस अहमद शाहीन साहब आपने कहा, क्राइटेरिया एक तालीम का मेयार मुतय्यन किया जाए। बीए नहीं, अब तो क्या भी रखी थी, मास्टर्स होना चाहिए। इफ किसी ने डिसाइड किया है मुझे आगे चल के पॉलिटिशियन बनना है तो उसके लिए तालीम का होना जरूरी है, ना सिर्फ तालीम का होना जरूरी है। लेकिन ऐसे मुआशरे में जहाँ पे नाख्वानदगी इतनी ज्यादा और फिर गाँव में जो आबादी है, तो उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? अगर मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं उस वडेरे का बेटा हूं जो पिछले 15 साल से असेंबली में एक कुर्सी पे बैठा है, और मैंने ये चेयर अब हमारे खानदानी कुर्सी है, मतलब ऐसे भी है बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, सरहद में खानदानी चेयर है ना जो असेंबली में, उस चेयर पर भी कोई नहीं बैठ सकता। मतलब ये नौयत है। मीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मुस्तफा साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के हवाले से ही कुछ दीगर गुफ्तगू है उसको करेंगे, ख़ासतौर पे जो कराची के हालात हैं गुज़िश्ता दिनों में, वहाँ पे जो वाक़यात पेश आए उसको डिस्कस करेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। कराची मुख्तलिफ़ अदवार में और हर कुछ अरसे बाद ख़बरों का मौजू बना रहता है मुख्तलिफ़ हवालों से, और इन दिनों भी एक मरतबा फिर जो मौजू बहस है कराची, और गुज़िश्ता हफ़्ते समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री है उसमें, और उसमें जो नाजायज़ तजावज़ात हैं शहर के, उस हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, और गैर कानूनी इमारतों को गिराने का हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और इस मौके पर रहायशियों ने एहतजाज भी किया। इसके बाद वो ऑपरेशन जारी भी है और मुसलसल कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो रहायशी हैं वहाँ के, वो एहतजाज कर भी रहे हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में, और ख़ास तौर पे इस मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाजायज़ तजावुज़ात का मामला है क्या, शुरू कैसे हुआ,
और फिर यहाँ पे कौन लोग रिहाइश पजीर हैं इन इमारतों में और आखिर उनका कसूर क्या है जो उनकी इमारतों को गिराने का कहा गया है। इस मामले पे कुछ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मीर इकराम हुसैन साहब भी मौजूद हैं, सैयद मुश्तबा साहब भी मौजूद हैं। इन दोनों हजरात से ये जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए से अगर इस मामले के ऊपर कुछ राय देना चाहें, अपनी बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मीर इकराम साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के इस मामले के हवाले से कुछ आगाही दीजिएगा। और इंटरनेशनल प्रेस में भी इसको काफ़ी हाईलाइट भी हुआ कि कहा जा रहा है तकरीबन 1 लाख अफराद को तकरीबन अगर ये ऑपरेशन किया जाता है तो वो अब बेघर होकर सड़कों पे आ जाएंगे खुले आसमान तले। तो इस मामले का बताइएगा ये है क्या? अच्छा, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया और इसकी जो बुनियाद बनी, जो वजह बनी फैसला देने की, एक इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सही। अच्छा, ये वो इदारा है कि जिसके ऊपर आए दिन कोई ना कोई नया स्कैंडल, इस के अफसरान और बड़े बड़े अफसरान डीजी तक माजी में उनके नाम आया और उन्होंने पूरा लूट मार की और फिर कनाडा चले गए। ऐसे भी हुआ। फिर उसके बाद एक और का नाम आया कि कनाडा, वो भी जाके कनाडा बैठ गए। ठीक है। फिर इस तरह ना सिर्फ कनाडा बल्कि कुछ लोग यूएस बैठे हुए हैं, कुछ इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। अब कराची का प्रॉब्लम ये है कि कराची वो शहर है जो इस वक्त 4 करोड़ की आबादी से तजावुज़ कर गया है, जिसमें ट्रैवल भी करते हैं लोग रोज़ाना की बुनियादों पे। तिजारती लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे अहम सिटी है पाकिस्तान का। आपके पाकिस्तान का दारुल खिलाफा पहला कराची था, जिसको कहते हैं शहर कायद आज़म का शहर। ठीक है। ये वो एक खूबसूरत और बहुत ही, जिसको तारिक अजीज मरूम कहा करते थे कि रोशनियों का शहर कराची से सुनते कानों और देखती आंखों का सलाम। तो आज भी कराची वैसा ही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गया कि डेवलपमेंट जिन इदारों के हाथ में कराची की दी गई, वो उन्होंने तमाम तर कवानीन को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और माफिया के हाथों में आकर, चाहे वो माफिया सियासी जमातों के हों, चाहे ये ठेकेदार माफिया है, अब इन्होंने अपने एजेंट्स छोड़ दिए और उनमें बड़े ठेकेदार भी हैं, यानी कि जिन्होंने टावर्स बनाए। और उसमें कई एक ऐसे माफियाज हैं जो इन तमाम डिपार्टमेंट्स, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और दूसरे रिलेटेड इदारे हैं, तो क्या है कि उनमें बाकायदा उनके एजेंट काम करते हैं। तमाम फाइल्स के रेट होते हैं कि भाई अगर ये इतने फ्लैट्स का टावर है तो उसके इतने पैसे डीजी को जाएंगे, इतने पैसे इधर जाएंगे, इतने पैसे क्लर्क के पास जाएंगे। और आप यकीन कीजिए कि जुमा वाला दिन, फ्राइडे, जिस दिन नमाज पढ़ी जाती है जुमे, उस दिन इन फाइलों की बोली लगती है। ये मैं आज आपको बताऊं, बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर ये सारा कारोबार होता है। जुमे वाले दिन मंडी लगती है फाइलों की। इसका जिक्र अखबारात में भी, अखबारात में ये ओपन है इस हवाले से। अच्छा, कथा कलामी की माजरत, कुछ कॉलर्स हैं उनको भी शरीक कर लेते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है, यहाँ पर हर गलती, हर जुर्म, बड़े से बड़े माफिया आकर तो सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आते हैं, अपने जुराइम को छुपाने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए आते हैं। नजर डालें तो बांग्लादेश में भी यही कुछ हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, ईरान में इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पर रेवोल्यूशन आया है। तो आप लोग ये सिग्नेचर टॉक की जगह एंटी एस्टेब्लिशमेंट टॉक प्रोग्राम रख लें, क्योंकि रेवोल्यूशन टॉक कर लें। बहरहाल आपने अच्छी निशानदेही की है और बहरहाल किसी भी मुल्क, चलें इस बात को आपने चूंकि कर दिया है, लेकिन मज़ीद कुछ जो कॉलर्स हैं उनको भी शरीक करते हैं और उनसे भी उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फाज़िल नौजवान में आपको और जनाब हुसैन साहब मददुल आली और सैयद मुजतबा, इन दोनों जर्नलिस्ट जो हैं, इनको अदिया तबलीग पेश करता हूँ। ये वन साइडेड अपना व्यू पेश नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट पेश करते हैं व्यू अपना। इनको मालूम है हमने खुदा के आगे जान देनी है। बात ऐसी होनी चाहिए जिसमें हकीकत हो, किसी की जाती मुखालफत नहीं। मुखालफत हो तो अल्लाह के रसूल के लिए, मखलूक की बेहतरी के लिए। किसी का जाती अनाथ भी शामिल नहीं करना चाहिए। इन्होंने अकरम हुसैन साहब ने कहा कि तालीम तो होगी, लेकिन तालीम के साथ इखलाक कहां से लाएंगे? वो कौन सी दुनिया है जिसमें मुसलमान हुक्मरानों को इखलाक की जुबान जो है वो सिखाई जाए कि ये है इस इखलाक का मियार, और फिर उस इखलाक के मियार का असर
लोगों के दिलों में और कानून में तब्दीली होगी। दूसरा सवाल ये है कि जितने तजावजात हैं या गुजर नाले पर जो बिल्डिंगें बनी हैं, ये रात के वक्त हमारे हुक्मरान, हमारे जो आला लोग जज साहब हैं, उनका खैर ये हक नहीं बनता कि वो पॉइंट वो करें। जी यकीनन इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू भी करेंगे। एक कॉलर और मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम। हुसैन साहब, बात यह है कि जैसे इकराम साहब ने कहा, मैं इकराम साहब की आज बहुत सारी बातों से इनके साथ में एग्री हूँ। पाकिस्तान में गुंडाइज्म चल रही है, ये सियासत है गुंडाइज्म। ये सियासतदानों की गुंडाइज्म, आप मीडिया की गुंडाइज्म देखें, और मजहबी भी गुंडाइज्म है। सड़कों पे आके बैठ जाना, नारे मारना और सब कुछ, आता जाता कुछ नहीं है, इस्लाम के बारे में पता भी नहीं है, कुरान भी पढ़ना नहीं आता। ये चीजें पाकिस्तान से 72 साल से चल रही हैं। अभी आप देखें फौज के बारे में, जैसे सैयद मुश्तफा साहब कभी कभी जर्नैलों के खिलाफ बहुत बातें करते हैं। बात यह है कि फौज अगर आप ना होती तो ये सियासतदान, गुंडे सियासतदान, कराची के और लाहौरिये गुंडे, ये पाकिस्तान को बेच चुके होते। आपके सामने मिसालें हैं कि इन्होंने किस तरह, जैसे कल इमरान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये कौन लोग थे जो उनके घुटनों के ऊपर बैठ के पाकिस्तान को बेचते थे। चलें, बहरहाल आपने भी प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था उस हवाले से जो टॉपिक था उसके ऊपर बात की। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे साथ शरीक हुए, अपनी गुफ्तगू की। मौका दीजिएगा, वो जो हमारी बहन कॉलर जिन्होंने कहा, बिल्कुल हमारे जो सिग्नेचर टॉक की एक बड़ी खूबसूरती है कि यकीन कीजिए कि हम ओपनली, हमें अपनी राय की इजाज़त है, हम किसी से कोई डिक्टेशन, ये कम से कम ये प्रोग्राम अहमद शाहीन साहब हो या हम लोग क्लियर बात करते हैं, कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट या किसी के खिलाफ बात नहीं होती हमें। हाँ, किसी से अगर कोई राय से इख्तलाफ है तो आप करते हैं, और आज ये देखिए ना, अच्छी बात है कि हम कॉलर्स को इजाज़त देते हैं वो अपनी बात करें। और जिस मौजू में बहुत शुक्रिया, दोबारा से इस मौजू के ऊपर आते हैं। सैयद मुश्तफा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अहकामात जारी कर दिए गए लोगों को बेदखल करने के, और लोगों का कहना ये है कि उनके पास तो उस जगह के कागजात भी मौजूद हैं और अब वो लोग रह रहे हैं, और बहुत कुछ लोग, कुछ जगह तो ऐसी जहाँ पे कुछ दहाइयों से रह रहे हैं। तो उन ख़ानदानों का क्या कसूर है इस तमाम मामले में? उन ख़ानदानों का कसूर ये है कि वो आम शहरी हैं, ये सबसे बड़ा कसूर है। वो चीफ जस्टिस नहीं है, वो जज नहीं है, वो फौजी नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, वो सरकारी मुलाजमीन नहीं, वो आम शहरी हैं, मजदूर तबका है। और ये सबसे बड़ा जुर्म है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ठीक, ये बात तो एक नंबर बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये हमारे जितने भी चीफ जस्टिस हजरात हैं, ये अचानक आते हैं, अचानक इनको कोई चीज़ जो है उनको पसंद नहीं आती और उसको सो मोटो नोटिस लेके या उनकी अदालत में कोई चीज़ आती है, उसके बाद ये ऑर्डर दे देते हैं कि तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, गिरा दो। भाई एक बात बताएं कि जो लोग गुजर नाले में आबाद हैं, जो लोग अलादीन पार्क जिसको डिमोलिश किया गया वो उसमें मौजूद है, जिन लोगों को कराची एम्प्रेस मार्केट से एक साबिक चीफ जस्टिस जो है डैम फेम चीफ जस्टिस साकिब नुसार के हुक्म पे डिस्प्लेस किया गया था, उन लोगों का क्या कसूर था? क्या उन लोगों ने जमीनों पे कब्जा किया हुआ था? क्या गुजर नाले पे जो लोग आबाद हैं उन्होंने, वो काबिज है? वो काबिज नहीं है, उनको अलॉट की गई हैं वो जमीनें। आप मुझे एक बात बताएं, ये आपकी इमारत है, इस दफ्तर में जिसमें हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाहर सड़क है, इस इमारत के कागजात आपके पास मौजूद है। अगर हुकूमत फैसला करती है कि सामने वाली सड़क बंद कर दी जाए और उस सड़क को बराए फरोख्त कर दिया जाए उसमें प्लॉट बना के, तो क्या आप नहीं लेंगे? क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया और हुकूमत आपको एक लीज के पेपर देगी उस सड़क पे जो प्लॉट बनाए जाएंगे। इसके बाद आपका कसूर नहीं रहता बल्कि हुकूमत का कसूर रहता है, जिसने इस सड़क को जो है वो सड़क की हैसियत से खत्म करके इसको प्लॉट पे तकसीम कर दिया है। इसी तरह जैसे कि मीर साहब SPCA की बात कर रहे थे, मैं उनकी बात आगे बढ़ाऊंगा। सिर्फ SPCA कसूरवार नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट इसके कसूरवार है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, KMC है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध है, वजारत हाउसिंग है, कोई एक इदारा हो तो आप बात करें, लैंड रजिस्ट्री हो, ये सब मिलके जो है, ये इन सब ने मिलकर कराची का जो है इस हाल तक पहुंचाया है। कराची की जमीनों को पे कब्जा किया है और कब्जा करने के बाद जो है वो उसको इस सूरत हाल तक पहुंचाया है। अब मैं आपको बात करता हूँ ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की।
इन्होंने 2020 में एक समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि पूरा DHA जो है वो गैर कानूनी है। ये इनके रिमार्क्स मौजूद थे अदालत में, और उसमें उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर हम DHA के मामला देखना शुरू करें तो क्योंकि मेरा अपना घर भी DHA में, मैं भी फारिग हो जाऊंगा। वो केस कहाँ गया? क्या उस केस की समाअत आपने इसलिए रोक दी कि उसमें आपका घर भी मौजूद है, और आपने जो है अलादीन पार्क और जो है नस्ला टावर्स जो शारा फैसल में मौजूद है उसको डेमोलिशन का हुक्म जारी कर दिया और कह दिया कि उसको इतने दिनों के अंदर गिरा दिया जाए। उन लोगों का क्या कसूर है? और साथ में ये हुक्म भी दे दिया कि वो जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लिया है, जिन्होंने ये बेचे थे, वो रकम रिफंड की जाए 3 महीने में। मैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आप डिफेंस के जिस घर में रहते हैं, 1 कनाल के 600 गज के 1000 गज की, जिसकी कीमत 15 से 20 करोड़ है, क्या आप 2014 में जब नस्ला टावर लोगों ने खरीदा था उस वक्त की कीमत लेकर डिफेंस का वो घर छोड़ने के लिए तैयार है? आप खुद तो तैयार होते नहीं है, जबकि नस्ला टावर के मकीनों से और दूसरी जगहों के मकीनों से ये मुतालबा करते हैं कि वो 2015, 2014, 2013 में जिस कीमत पे उन्होंने खरीदा था, जिससे आज 4-4, 5-5 गुना ज्यादा महंगी वो जायदादें हैं, वो रकम लेकर उन जायदादों से दस्तबरदार हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोगला मेयार है इन चीफ जस्टिस हजरात का। ये इनको कभी कभी जो है अचानक कोई ना कोई दौरा पड़ता है, ये कराची में आते हैं, जब इनको मुश्किल होती है तो ये उस मुश्किल को खत्म करने के लिए इस तरह के फैसले जारी करना शुरू करते हैं। ये सियासी बुनियाद पे आए हुए जज हैं जो तरक्की करते करते इस ओहदे तक, इन ओहदों तक पहुंचे हैं, चाहे वो साकिब निसार था, चाहे वो ये है। और इसके नतीजे में कराची में इतना बड़ा अलमिया पैदा होगा। आपको याद होगा कि 1.5-2 साल पहले हमने सिंध हुकूमत के सईद गनी साहब को इसी प्रोग्राम में लिया था, और उनसे मैंने एक सवाल किया था कि सईद गनी साहब, ये लोग हजारों लोग जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनकी आबादकारी के लिए क्या है? उन्होंने साफ हाथ उठा लिए थे, उन्होंने कहा हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है इसका, ये लोग भुगतेंगे, ये लोग रूलेंगे। तो ये चीज जो है इस सूरत ये इससे इंसानी अलमिया पैदा होने जा रहा है। सैयद मुस्तफा साहब, इसी हवाले से दीगर भी नुकात हैं, उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे प्रोग्राम में। एक और कॉलर मौजूद हैं, उनको भी शरीक कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बात यह जी, सुल्ताना डाकू रॉबिन हुड अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे। गरीबों को लौट कर अमीर मुल्कों में जायदादें नहीं बनाते थे। जहां मुल्क के इदारों पर, अदालतों और दूसरे इदारों पर हमले, इदारों के अफसरान की फिल्में बनाने वाले, मुल्क को लूटने वाले और मुल्क को लूटने वालों की औलादें अखलाक के सबक बताने लगे, तो किसी न किसी को तो बताना पड़ता है कि मुल्क के लूटने वाले डड्डू पहलवान किसी तरह के छप्पड़ में जाकर गड़ाएं करें। अल्लाह बेली। जी, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अच्छा मीर इकराम साहब, यकीनी तौर पे तजावुज़ात, और जो ख़ास तौर पे गैर कानूनी तजावुज़ात हों, वो किसी भी जगह पे हों, वो नाजायज़ ही रहती हैं और अच्छा अमल नहीं। लेकिन बहरहाल जब इतने सालों से वहाँ पे लोग रह रहे हैं और फिर उनके पास कागजात भी हैं, और वो कहते हैं तो गुज़िश्ता हुकूमतों ने चूँकि दिया था या हुकूमत के डिपार्टमेंट्स ने ही अप्रूव किया था, और उनके पास फिर उन्होंने वहाँ पे उसको ख़रीदा या किराए पे वहाँ पे मुंतकिल हुए रहना शुरू किया, तो क्या ये तर्ज़-ए-अमल बेहतर ना होता कि पहले उनके लिए कोई मुतबादिल जगह का इंतज़ाम किया जाए और फिर इसको डिमोलिश करने के अहकाम जारी किए जाएँ? और ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, बहरहाल दोनों तीनों सूरतों में एक चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, और अगर ये कहा जाए कि वो कोई बाहर से, एक्चुअली जो उस फैसले में और कई जगहों पर उन जज साहबान ने ये भी कहा कि वो कराची में रहे भी, इसी कराची हाई कोर्ट के वो मेंबर रहे जज बनने से पहले, और वो यहीं कराची के शहरी भी रहे। तो बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें, बग़ैर किसी वजह के, बहैसियत सहाफ़ी, वाक़ियतन पहले तो बुनियादी तौर पे ये गैर असूली और गैर कानूनी बुनियादी तौर पे काम हुआ, चाहे वो 20 साल पहले हुआ, चाहे वो 25 साल पहले हुआ, जिसकी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी फैसले आ चुके, सुप्रीम कोर्ट से पहले भी इसके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया। जहाँ तक इस टावर का ताल्लुक है कि जहाँ अलादीन की 200 से ज़्यादा दुकानें तोड़ दी गई, जो कि 20 साल पुराने, दफातर भी थे उसमें, दफातर थे। इसी तरह ये एक सिनेमा और ये एक टावर क्यों, जिसके टोटल 150 फ्लैट्स हैं, जिसमें से 50 आबाद हैं, 100 खाली हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस टावर के 100 बंदा कराची के अंदर कत्ल होता रहा है,
अखबार टीवी पे खबरें चलती रही हैं। एक ज़माना था आज से 20 साल पहले, और रोज़ाना की बुनियादों पे अफसरान को पता चलता था आज पुलिस वाले मारे गया। तो भाई मेरे, ये टावर बने हैं उस ज़माने में। कौन सा ज़माना था लाकानूनियत का, कि जब लोगों को अपनी किसी को मार दो गवाही देने कोई नहीं जाता था। तो ये भी तो नौयत देखिएगा किस ज़माने में लोगों ने कब्जे किए, कहाँ से कहाँ टावर बने। मुख्तसर सी बात यह है कि जब गलत काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। रहा सवाल कि उसमें जो एकोमोडेट करना या उनको कंपनसेट करना, जो एक असूल है, कानून है कि उन्होंने इतने की चीज़ खरीदी थी, आज अगर कहें क्योंकि आज उसकी कीमत ये है आज की, तो ऐसे नहीं होता है। कानून क्या कहता है? नहीं तो फिर पैसों की जगह उनको जगह क्यों नहीं दी जा रही? वो उन्होंने तो एक घर, अगर आप उनको 2014 के रेट पे दे भी देंगे या 2004 के रेट पे, तो वो आज की तारीख में तो घर नहीं खरीद सकेंगे। इस पर एक लार्जर बैंक या बेंच या एक कमेटी बनाई जा सकती है और उस पर फैसला किया जा सकता है। और ऐसा हुआ है कि लोगों को एकोमोडेट किया, लोगों को फिर उनको सौराब गोट या अभी तो कहा जा रहा है कि कुछ किराए के पैसे दिए जाएंगे, और जब नया पाकिस्तान हाउसिंग जो मामला है तो वो कब बनेगा? ले देखिए, प्रपोजल तो आ गया ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी तो दे दी, अभी तो किराए के पैसे दे। ये भी ये कि नहीं कि सड़क पे लाके तो नहीं बिठा दिया, ये भी तो आप देखिए ना एक नहीं, लेकिन वो बहुत मिनिमम से। बहरहाल कुछ सैयद मुस्तफा साहब, आपके ख्याल में क्या ये जो मामला अभी सामने आया, 1 लाख अफराद के सड़कों पे आने का या आसमान तले आने का खतरा है, तो इसका क्या हल क्या हो सकता है? ये सिर्फ नस्ला टावर के लिए ऐलान किया गया है, और दूसरा जो है जिसमें जो है उनको कहा गया है कि 3 महीने के अंदर बिल्डर्स को उनकी रकम वापस करना होगी। मेरा सवाल जो है, वीर साहब ने जो बात कही है कि क्या चीफ जस्टिस साहब ने 2004 में 2005 में जो है जो लोग जिम्मेदारान थे, जो कमिश्नर था, उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया? वो रिटायर हो गया होगा, लेकिन क्या उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया? क्या उस दौर में जो वजीर हाउसिंग था उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया क्या? और जो बात उन्होंने कही कि उस दौर की बात है कि जिस दौर में जो है ये कत्ल गारत गरी होती थी और ये होती थी, नहीं जनाब, ये उस दौर की बात नहीं है। ये उस दौर की 2005 में इस इलाके को रेजिडेंशियल से, ये जो नस्ला टावर वाला मामला है, रेजिडेंशियल से कमर्शियल करने का हुक्म दिया गया एक एक्ट के जरिए। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और कराची में अमन व अमान कायम था। ये उस दौर की बात नहीं है। इसके अलावा ये सारा मामला जो है, इसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब शामिल है। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने आस्ता आस्ता इस पे कब्जा किया है। वो सोसाइटी आज भी कायम है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो बात सिर्फ इतना सा मामला नहीं है कि जनाब उस जमाने में गैर कानूनी कब्जा कर लिया। तो और आप कह रहे हैं कि मार्केट रेट पे नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज यहाँ पे कौमी नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपके घर की जगह किसी सड़क पे उसमें आ रही हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको किस चीज के मुताबिक कीमत अदा करेगी? मार्केट रेट के मुताबिक कीमत अदा करेगी। उस रेट पे नहीं करेगी आपके घर की कीमत जो आपने 10 साल पहले खरीदा था। हर दुनिया भर में यही रूल है कि जितना नुकसान हो रहा है उस नुकसान को भरा जाता है। और जहां तक हुकूमत सिंध पैसे देगी 2000, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सईद गनी साहब ने हाथ खा लिए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे पास कोई इंतजामात ही नहीं है। ऐलान करना आसान है कि हुकूमत देगी, क्या हुकूमत से पैसे निकलवाना, क्या कंपनसेशन के जो ऐलानात होते हैं किसी हादसे की सूरत में वो मिल जाते हैं? ये सब ड्रामा है। ये सिर्फ जिसे कहते हैं कि नजरअंदाज करते रहा है आम आदमी के मसाइल को, आम आदमी की मुश्किलात को, और उन लोगों को जो है एनआरओ देना है, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन सरकारी मुलाजमीन को, उन इदारों को जो इस सारी लैंड ग्रैबिंग में शरीक कार रहे हैं, और सिर्फ उसकी कीमत जो है वो आम आदमी को भरना पड़ेगी। जी, सरकारी मुलाजमीन, जिनको आप सरकारी मुलाजमीन कहते हैं, या ये वो अफसरान, भाई मेरे पाकिस्तान की जो भी बड़ी इस वक्त पोस्ट है ना, वो बगैर सिफारिश और बगैर पैसे की नहीं मिलती। ये जहन में रखिए, वो कराची में और लाहौर में, और अगर आप बड़े शहरों में लेनी है, आपको इस्लामाबाद, कोयटा, इन जगहों पे आप क्या समझते हैं डीजी मजाक है या कोई डायरेक्टर्स बनना मजाक है? उसकी एक कीमत है। एक एसएचओ लगना, उसकी एक पूरी कीमत होती है थाने की। ये मैं पूरे वसूख से बात कर रहा हूँ कि फिर जो और मुख्तलिफ अफसरान के ईदी के रेट भी पहले से तय्युन होते हैं। चले वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है, चूंकि हमें बिल्कुल प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। बात कर रहे हैं सरकारी अफसरान रिश्वत लेते हैं। हमने देखा पिछले साल गुज़िश्ता बरस भी जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची में गए, एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान हुआ, फिर अभी बजट में भी उसका रखा गया। लेकिन जो पिछले साल ऐलान किया था, आपको कोई लग रहा है वो कुछ कराची में लगा? कुछ उन्होंने कहा था हम और सिंध मिलके इसको कराची के लिए वो पैकेज जो है उसको इनिशिएट करेंगे, तो वो कहाँ तक पहुँचा? क्या वो ऐलान था?
नहीं, ऐलान तो ठीक है। अब एक दवाई की आपको आदत पड़ गई है कि आपने उस मर्ज की दवाई खानी नहीं है, आपने वो जो क्या होता है शहद जैतून का तेल और क्या से क्या बन जाता है लेबॉर्ट्री में जाके, वो चीफ जस्टिस ने पकड़ा। तो जब आपकी दवाइयों की आदतें मुख्तलिफ हों, ठीक है, तो वो आप सिंध का बदकिस्मती, पूरे सिंध का, सिर्फ कराची के हद तक नहीं, कि प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद उस जगहों पर ना वो चीज़ें बनती हैं ना वहाँ पैसा लगता है। वो पैसे ज़ाती फैक्ट्रीज तो बन जाती हैं, ज़ाती तौर पे मकानात, बंगले, और ना मालूम कहाँ कहाँ पैसा लगता है। लेकिन अगर आप कहें कराची को, अगर आप देखें कि सड़कें बिल्कुल बेकार जगह जगह से टूटी हुई हैं, उस पर मुख्तलिफ जमात इस्लामी वालों ने बहुत काम किया और उन्होंने काफ़ी उस पर कहा कि भाई इस शहर को इसका हक दे दो, ये बना दो सड़कें। इसी तरह और जमातों ने भी कहा। लेकिन पूरे सिंध में अगर आप जाकर देख लें कि आप कहते हैं बस ये प्रोजेक्ट के पैसे दे दो, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट की वो जो फिर बंदर बांट होती है उन पैसों की, कि वो प्रोजेक्ट का ठेका भी किसी अपने घर वाले को मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं बनेगा, बिल भी पास हो जाएंगे, और वो सरकारी अफसर पहले से रेट ले लेगा कि सिग्नेचर करने के यहाँ बिल पर मेरे इतने करोड़ हैं। तो मुझे ये बताइए। अच्छा, दूसरा ये आपको मैं सच बता रहा हूँ कि सरकारी अफसरान के ऊपर बात करना, यानी कि खासतौर डिपार्टमेंट की बात कर ले कि इस डिपार्टमेंट में औसतन कितना काम करप्शन से होता है, सिर्फ इस पर ही हमारे मीडिया जो सारे दिन बैठ के हम सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, एक दफा हम इन सरकारी अफसरान जो डिपार्टमेंट्स को रन कर रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअल जाके ग्राउंड पे काम करना है, हम सियासतदान सिर्फ नुमाइंदा होता है अवामी, वो सरकारी अफसर नहीं होता। वो एक नुमाइंदगी करता है, वोट लेके आता है कि जी मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, हमारे इलाके में ये मसला है। असल काम तो इस सरकारी अफसर ने करना होता है जो तनख्वाह पे बैठा है। वो सरकारी अफसर जवाबदेह है दरअसल कि उसने काम क्यों नहीं किया। वो तो सर अपना कहेंगे मैक्सिमम क्या होगा, मेरा ट्रांसफर करवा देंगे, करवा दें, उनको कोई परवाह नहीं है, उनकी नौकरी पक्की है, उनकी जो मंथली पक्की है। तो कहीं ना कहीं हमको, खासतौर पे मीडिया को, इन सरकारी अफसरान का भी कहीं ना कहीं एहतसाब करना चाहिए, जिनकी वजह से आज ये उधम मचा हुआ है कि जी ये टावर नहीं गिर रहा, ये सैनमा नहीं गिर रहा, ये सारा जब बुनियादी तौर पे एहतसाब ही नहीं होगा, पहले दिन से ही पैसा लगा के, क्योंकि बगैर वो कहते हैं ना व्हील, फाइल के नीचे व्हील लगाने पड़ते हैं। साहब बिल्कुल जी हाँ, प्रोग्राम का थैंक यू वेरी मच सैयद मुस्तफा साहब। बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है, जो कराची का हर कुछ अरसे बाद एक नया मामला सामने आ जाता है या मसाइल, आपके ख्याल में इसका जो किस तरह से इलाज हो सकता है? बहरहाल ये मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगली बार या फिर कभी, यही सबसे बड़ा इसका वाहिद हल यही है। जो अलग सूबे की बात करते हैं, अब वक्त आ गया कि इंतजामी बुनियाद पे कराची को अलग सूबा बना दिया जाए, और फिर ये आपके ख्याल में मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सैयद मुस्तफा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मीर इकराम साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाजरीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक, और पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें थी हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस की। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था उसमें पाकिस्तान की कौमी असम्बली के हवाले से गुफ्तगू हुई, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कराची में जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत सख्त हुक्म जारी किया है, उस हवाले से गुफ्तगू हुई। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अगली बार आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।